लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाता है। लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ ना कुछ सिखाता है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है, पर कामयाबी हमेशा ठोकर खा के ही मिलती है। इसलिए हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से की बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की बहाली और अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का किया फैसला। अमित शाह ने कहा, विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री ने की निर्णय की सराहना। भारत और सिंगापुर के बीच दूसरी मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता सिंगापुर में हुई संपन्न। द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हितों के मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख आज। पहले चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को होगी वोटिंग। और देश भर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जगह जगह सजी झांकियां, जय कन्हैया लाल के जय घोष से गूंजे मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बांग्लादेश के ताजा हालात और यूक्रेन की स्थिति पर भी डिटेल में चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का विस्तृत आदान प्रदान किया है। मैंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा और सुनिश्चित करने पर भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और क्वाड सहित अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग में हुई प्रगति का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अपने मित्र एंथनी एल्बनीज से बातचीत करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हम दोनों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग में हुई प्रगति का जायजा लिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार नए बदलाव करने जा रही है। लद्दाख में केंद्र सरकार ने 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की सराहना करते हुए इसे बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाओं और अवसरों को लोगों के और करीब लाया जा सकेगा। वहां के लोगों को बधाई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से लद्दाख में 5 नए जिले बनाने के निर्णय की जानकारी दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के अनुसरण में विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। नए जिलों में जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए वचनबद्ध है। नए जिलों के निर्माण से हर स्तर पर प्रशासन सुदृढ़ होगा और सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लोगों की दहलीज तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है और गृहमंत्री ने भी यही कहा है कि इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। नए जिलों की घोषणा से पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। लैंड ऑफ पासेस के नाम से जाना जाने वाला और हिमालय की गोद में बसा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। विराट संभावनाओं वाला लद्दाख पिछली सरकारों के भेदभाव के चलते विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया था। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य के समग्र विकास के लिए 80,068 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 की घोषणा की। इन 63 परियोजनाओं में से 21,441 करोड़ की 9 परियोजनाएं विशेष रूप से लद्दाख के लिए थी। इतने प्रयासों के बावजूद ये क्षेत्र विकास की राह में अभी भी पिछड़ रहा था। लेकिन समय बदला जब गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त कर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिलवाया और लद्दाख के नागरिकों के जीवन को एक नई दिशा देने का काम किया। लद्दाख के चौतरफा विकास की रफ्तार में और भी तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी करते हुए लद्दाख को प्रतिवर्ष 5,958 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। लद्दाख के सभी रास्तों को आपस में जोड़ते हुए राजमार्ग, सड़कें और हेलीपैड का निर्माण किया गया है, जिससे टूरिज्म की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं, जिससे आज रोजगार के नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। टूरिज्म को विशेष रूप से विकसित करते हुए 10 नए टूरिस्ट सर्किटों और पर्यटकों के साथ पर्वतारोहियों के लिए 5 नए ट्रैकिंग रूट को खोला गया है। लद्दाख क्षेत्र भारत के आवश्यक ऊर्जा संसाधनों की पूर्ति करने में सक्षम होने के बावजूद यहां बिजली की बड़ी समस्या थी और इसीलिए विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों को मंजूरी दी गई है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन, मिनी हाइड्रो परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना, पन बिजली परियोजना, भारत की सबसे बड़ी 7,500 मेगावाट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना शामिल है। स्मार्ट क्लासरूम स्थापित होने से स्कूलों की कायापलट हुई है। इसके अलावा लद्दाख वासियों की विश्वविद्यालय की वर्षों पुरानी मांग को भी पूरा करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इससे लद्दाख के शैक्षणिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। लद्दाख के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे हैं, जिसमें कारगिल और लेह में न सिर्फ नए अस्पतालों का निर्माण हुआ, बल्कि बाल चिकित्सा आईसीयू, वयस्क आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लद्दाख के संपूर्ण विकास के लिए सिडको की स्थापना की गई है। साथ ही लेह में 1,000 मैट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण और लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ऐतिहासिक पहल करते हुए लद्दाख क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया, जिससे अत्यंत ठंड के मौसम में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। 2019 के बाद से लद्दाख अपने आने वाले भविष्य की एक मजबूत नींव रख रहा है और एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर रहा है जो आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान के साथ युगों युगों तक चमक बिखेरता रहेगा। भारत के पहले असैनिक अंतरिक्ष यात्री कैप्टन गोपीचंद थोटाकुरा ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री गोपीचंद ने अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 अभियान में अंतरिक्ष यात्रा की थी। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उपराष्ट्रपति एनक्लेव में कैप्टन गोपीचंद थोटाकुरा की बातचीत की कुछ झलकियां।
तो ये थी मुलाकात की कुछ झलकियां। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक सिंगापुर में हुई। बैठक के दौरान भारत और सिंगापुर के नेताओं ने दोनों देशों के बीच उभरते हुए और भावी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार किया। इस दौरान दोनों देशों ने 6 प्रमुख क्षेत्रों का चयन किया। इनमें डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा, साथ ही अत्याधुनिक विनिर्माण और संपर्क सुविधाएं शामिल हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेलवे, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। सिंगापुर की ओर से वहां के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान नेताओं ने उभरते और भविष्य के क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया है। साथ ही भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने की योजना पर भी चर्चा हुई। उन्होंने आसियान और G20 देशों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग पर भी विचार विमर्श किया। और इससे पहले भारतीय मंत्रियों ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इन नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सिंगापुर के राष्ट्रपति को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अमेरिका की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 अगस्त 2024 को अपने अमेरिका दौरे के अंतिम दिन टेनेसी के मेम्फिस में स्थित राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय का दौरा किया और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने मेम्फिस, अटलांटा, नाशविले और अन्य आसपास के क्षेत्रों से आए हुए भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। उन्हें समुदाय के सदस्यों की उपलब्धियों और समाज, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में इन भारतीयों के योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों को भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का एक जीवित पुल करार दिया, जो घनिष्ठ संबंधों और सद्भावना को लगातार बढ़ावा देता है। रक्षा मंत्री ने महात्मा गांधी के सम्मान में एक प्रदर्शनी का आयोजन करने और 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के पास 2 मानद गांधी मार्ग सड़क संकेत लगाने में भारतीय समुदाय के प्रयासों की सराहना की। Indian sailors have helped mariners in distress and defended global commerce. So we are committed to deepening naval cooperation, to doing more together with unmanned technology, and to strengthening undersea domain awareness. And finally, Mr. Minister, I want to thank you for your leadership as we repatriate the remains of some of our fallen service members from World War II and finally bring them home. So, Minister Singh, thanks again for making the trip. And thanks for all that you're doing to strengthen our partnership. Thank you. India and the Indian private affairs globally all India government. This is bringing like zero democratic people to find that. Currently, our bilateral relationship has also seen a growing convergence of strategic interests and enhanced the defense, security, and industrial cooperation. Several ASEAN, our leaders share an excellent rapport and are working together on several global issues, apart from the vast and growing bilateral agenda. We have had regular high-level interactions, and this includes our Prime Minister's state visit to US in June 2023, where he also addressed the joint meeting of US Congress. President Biden visited New Delhi in September 2023 to attend the G20 Leaders Summit. PM Modi also met President Biden on the sidelines of बात मौसम से जुड़ी खबर की।
पूर्वोत्तर में भारी बारिश के बाद त्रिपुरा के हालात बिगड़ गए हैं। 19 अगस्त से भारी बारिश और बाढ़ के चलते त्रिपुरा में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। राज्य के पुनर्निर्माण के तरीकों पर चर्चा के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक की गई। इसमें केंद्र ने 40 करोड़ रुपए राहत राशि के रूप में मंजूर किए हैं। त्रिपुरा सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के हुए नुकसान के मौके पर जाकर आकलन करने के लिए एक अग्रिम अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम त्रिपुरा भेजने का अनुरोध किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को कहा कि केंद्र बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य में एक टीम भेजेगी। राज्य में बाढ़ में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि कुल 17 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही टीम भेजेंगे जो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में कुल 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें से 16 सीटें दक्षिण कश्मीर विधानसभा क्षेत्र से हैं और 8 जम्मू क्षेत्र से हैं। 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। इन सीटों के उम्मीदवार आज यानी 27 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इन नामांकन पत्रों की जांच 28 अगस्त को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 अगस्त है। इन इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। इनमें से 74 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, 7 सीटें अनुसूचित जाति, 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए हर्षोल्लास और भक्ति में डूबे भक्त सोमवार सुबह से ही मंदिरों में उमड़ने लगे। दिल्ली के कई मंदिरों में वातावरण हरे कृष्ण के जयकारों और भजनों से गूंज उठा और श्रद्धालु मधुर संगीत पर नाचते गाते दिखाई दिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं द्वारका धाम, जहां देखने को मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप। भव्य राज्य द्वारका के दिव्य परिदृश्यों के दर्शन कीजिए, जहां प्रत्येक गंतव्य आस्था की कहानी कहता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को छोड़ कर्म का धागा पकड़ा तो प्रभु आए द्वारिका धाम में, जहां कृष्ण की बंसी आज भी सुनाई देती है और उसकी गूंज दूर तलक भक्तों को आनंदित करती है। जहां कृष्ण भक्ति को एक नया आयाम मिला डाकोर में,
असुरों का संहार हुआ तुलसी श्याम में। श्यामला जी, जिसे अधर्मी चाह कर भी तोड़ ना सके, और भाल का तीर जहां कृष्ण अंततः बैकुंठ लौट गए। कुछ अनोखी सी लीलाएं हैं मेरे घनश्याम की। जय द्वारका धाम की।